अस्सलाम वालेकुम। करंट हेडलाइन के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। दोस्तों, अंटार्कटिका की ज़मीन पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? क्या वाकई ये बरआज़म मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम है? कितने ममालिक ने रिसर्च स्टेशन कायम किए? यहाँ पाकिस्तान ने कब अपना रिसर्च स्टेशन बनाया? इस वीडियो के ज़रिए आपको अंटार्कटिका की दिलचस्प जोग्राफियाई तारीख से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ बताने की कोशिश करते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सर्द और खुश्क तरीन बरआज़म है। ये वाहिद बरआज़म है जहाँ कोई मुल्क है और ना ही हुकूमत का तसव्वुर। बरआज़म 98% बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ दर्जा हरारत -80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। बर्फ़ के तूफ़ान 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इन वजूहात की वजह से मुस्तकिल इंसानी आबादी तो नहीं बसती, अलबत्ता साइंसी तहकीक के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान सकूनत पजीर हैं। अंटार्कटिका में बारिशें बहुत कम होती हैं। बारिशों में कमी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुतुब जनूबी में साल भर में 10 सेंटीमीटर से कम बादल बरसते हैं। यहाँ कुछ ममालिक ने कब्जा करने की कोशिश भी की। बरतानिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटाइन अंटार्कटिका के अलग अलग इलाकों में काबिज होने के लिए दावे करते रहे हैं। 350 साल कबल अज़ मसीह में अरस्तु ने कहा था दुनिया गोल है। यूनानी इस वक्त भी शमाल में आर्टिक नामी किसी इलाके से मुतालिक जानते थे। यूनानी इसे आर्कटॉक्स पुकारते थे। यूनानी जानते थे कि शमाल में कुछ है तो जुनूब में भी कुछ होगा, तो इसे एंटार्क्टिक्स का नाम दिया गया और यहाँ से ही अंटार्कटिका का नाम सामने आया। पहली बार 1890 में इंसान ने अंटार्कटिका की ज़मीन पर कदम रखा, लेकिन कई बरस पहले ही दुनिया के नक्शे पर अंटार्कटिका के मैप को बनाया गया। फ्रांस ने 1530 में दुनिया का नक्शा बनाया तो उसमें जुनूब में अंटार्कटिका का नक्शा खींचा गया। 2 सदियां बाद 1773 में बरतानिया की बहरी फौज के अफसर जेम्स कॉक पहले इंसान थे जो अंटार्कटिका के जुनूब में गए थे। जब इन्होंने जहाज़ का रुख मोड़ा, वो अंटार्कटिका से 130 मीटर दूर थे। उन्हें यकीन था कि अंटार्कटिका तक कोई नहीं पहुंच सकता। तेज़ हवाएं चलने के बायस जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाने का खदशा था, लेकिन उनका नज़रिया 50 वर्ष बाद ही गलत साबित हो गया। अंटार्कटिका की ज़मीन पर पहला कदम किसने रखा, इस हवाले से मुतज़ाद राय सामने आई। बरतानवी कैप्टन जॉन डेविस ने भी अंटार्कटिका पर पहला कदम रखने का दावा किया। ताहम 1895 में नॉर्वे की जहाज़ की पहली गैर मुतनाज़िया लैंडिंग हुई थी। इस जहाज़ का नाम भी अंटार्कटिक था। जहाज़ अंटार्कटिका के किनारे पर पहुंचा। इसमें बैठे लोग छोटी सी कश्ती के जरिए अंटार्कटिका तक गए। कश्ती में नॉर्वे का आदमी क्रिस्टियन बॉकविक ने दावा किया था कि इन्होंने कश्ती से उतर कर पहला कदम अंटार्कटिका पर रखा। न्यूजीलैंड के बाशिंदे अलेक्जेंडर ने भी दावा किया था कि वो भी इस कश्ती में बैठे थे, इसलिए इन्होंने पहला कदम रखा। 1900 के पहले 20 वर्ष को हेरोइक दौर का नाम दिया गया। इस दौर में अंटार्कटिका रस्से से मुतालिक कई चीज़ों का पता चला, कई साइंसी तहकीकात भी की गई। पहली बार इल्म हुआ कि इस बरआज़म पर पौधे भी उगाए जा सकते हैं। हेरोइक के दौर के बाद नौ आबादियाती निज़ाम शुरू हुआ, जिसमें कई ममालिक ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की। 1908 से 1942 तक 7 ममालिक ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, चिली और फ्रांस ने बरआज़म पर खुद मुख्तारी का दावा किया, जबकि अमेरिका, सोवियत यूनियन, स्वीडन, जापान, जर्मनी और बेल्जियम बरआज़म से मुतालिक नई पेशनगोई करते रहे थे। 1939 में जर्मनी ने भी कुछ हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया था। कुछ ममालिक ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन कायम किया और दावा किया कि हमारे रिसर्चर्स मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हैं, इसलिए ये उनकी ज़मीन हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 1947 में और फ्रांस ने 1953 में बरआज़म के करीब जजीरे में रिसर्च स्टेशन कायम किए। 1954 में ऑस्ट्रेलिया ने लैंड अंटार्कटिका तक पहुंचा और मॉरिसन स्टेशन बनाया था। 1950 में सोवियत यूनियन ने मरसला जारी किया कि अगर किसी मुल्क ने सोवियत यूनियन से पूछे बगैर अंटार्कटिका की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो हम इस दावे को तस्लीम नहीं करेंगे। इस दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दौरान सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। लोगों को तशवीश थी दोनों ममालिक अंटार्कटिका पर भी जोग्राफियाई सियासत शुरू न कर दें। 1958 में अमरीकी सदर ने मुतअद्दिद ममालिक को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अंटार्कटिका पर एक मुआहदा होना चाहिए ताकि यह खित्ता हमेशा आज़ाद और पुरअमन रह सके। 1955 में वाशिंगटन में इस हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई। 1 दिसंबर 1959 में अंटार्कटिका मुआहदे पर 12 ममालिक ने दस्तखत किए। इस मुआहदे में कहा गया कि अंटार्कटिका को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुआहदे का दूसरा नुक्ता यह था कि साइंसी तहकीकात की सबको आज़ादी होगी। तीसरा, साइंसी तहकीकात के नताइज से सब मुस्तफ़ीद होंगे, कोशिश करेंगे कि सबसे फ़ायदा हो सके। दिलचस्प बात यह थी कि इस मुआहदे के ज़रिए अंटार्कटिका पर काबिज होने के मुख्तलिफ ममालिक के दावे ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि इन दावों को आर्जी तौर पर मनसूख किया गया था। लेकिन आज तक ये ममालिक अंटार्कटिका के अलग अलग इलाकों पर अपनी खुद मुख्तारी का दावा करते हैं। मुआहदे के तहत
جغرافیائی سیاست کم ہوئی اور سائنسی تحقیقات کا رجحان بڑھنے لگا۔ 1958 میں انٹرنیشنل کونسل آف سائنٹیفک یونین نے انٹارکٹیکا پر تحقیق کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں مختلف ممالک کے سائنسدان ہم آہنگی سے تحقیق کے لیے کوشاں رہے۔ تقریباً 4500 سائنسدان ہر سال تحقیق کے لیے انٹارکٹیکا جاتے ہیں۔ 1991 میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت کان کنی اور ڈرلنگ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی۔ کئی ممالک تیل اور قدرتی معدنیات کو دریافت کرنے میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے یہ معاہدہ وقت کی اہم ضرورت بن گیا تھا۔ 1992 میں یو ایس جیولوجیکل سروے کیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انٹارکٹیکا سے 19 بلین بیرل تیل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روس نے دعویٰ کیا یہاں کی زمین میں 500 بلین بیرل تیل اور گیس موجود ہے۔ دو وجوہات کی وجہ سے انٹارکٹیکا میں پیٹرولیم مصنوعات حاصل کرنے سے گریز کیا گیا۔ پہلی وجہ یہی کہ معاہدہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انٹارکٹیکا سے قدرتی وسائل تک رسائی آسان کام نہیں ہے، لیکن آئندہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انٹارکٹیکا کی زمین پر جمی برف پگھلے گی تو قدرتی وسائل تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اب کئی ممالک انٹارکٹیکا کے گرد و نواح میں سمندر سے فشنگ جیسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ چین نے فشنگ اور سیاحت پر کام شروع کر رکھا ہے۔ 2000 کے بعد چین اور وہ واحد ملک ہے جس نے انٹارکٹیکا میں ریسرچ اسٹیشن قائم کیے۔ جغرافیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹارکٹیکا اب بھی ملک نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے۔ ایک مثبت چیز یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات میں کئی ممالک میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ناظرین کے لیے بات بڑی دلچسپ ہوگی کہ 1990 میں پاکستان نے بھی مشرقی انٹارکٹیکا میں تحقیق کے لیے ایک اسٹیشن قائم کیا تھا۔